आज के लेक्चर का टॉपिक है एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा डिके एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी बीटा डिके का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो कैसा होता है, उसकी वो क्या खास बातें होती हैं। तो जब भी कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बीटा रेज एमिट करता है, तो जो बीटा रेज एमिट होती हैं उसमें पॉजिटिव बीटा रेज भी हो सकती हैं और नेगेटिव बीटा रेज भी हो सकती हैं। तो उनका जो मेजरमेंट किया जाता है वो बीटा रे स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। ये बीटा रे स्पेक्ट्रोमीटर, इसके द्वारा हम जो बीटा रेज एमिट हो रही है उनकी जो एनर्जी है उसको हम मेजर करते हैं। तो जब जो एनर्जीज एमिट होती हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस में, जो बीटा रेज हैं उनकी जो एनर्जी जब मेजर की गई, तो ये देखा गया कि उस पर जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस होता है। जो कर्व आती है वो कंटिन्यूअस कर्व आती है। The energy spectrum of beta ray emitted from radioactive substances are measured by a beta ray spectrometer। जैसा मैंने बताया, जो एनर्जी बीटा रेज की एनर्जी है उसको मेजर करने के लिए हम बीटा रे स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स, जैसा मैंने बताया, जो बीटा रेज होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव होंगी तो पॉजिट्रॉन्स एमिट होंगी, नेगेटिव होंगी तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगी। तो बीटा रेज में जो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें वो कंटिन्यूअस रेंज होती है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू। कोई भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। ये मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करती है हम कौन सा सब्सटेंस है जो बीटा डिके एमिट कर रहा है, बीटा डिके हो रहा है जिसका। तो ये एंड वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू वो बीटा एमिटर जो सब्सटेंस है, न्यूक्लियस है, उस पर डिपेंड करती है। अलग अलग बीटा एमिटर के लिए ये एंड वैल्यू या जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स इन बीटा डिके कवर ए कंटिन्यूअस रेंज, यानी एनर्जी की जो रेंज है फ्रॉम 0 अप टू मैक्सिमम वैल्यू which is characteristic of बीटा एक्टिव आइसोटोप। जो बीटा एक्टिव आइसोटोप यानी जो एलिमेंट, जो सब्सटेंस बीटा रेज एमिट कर रहा है, तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी ये उस पर डिपेंड करेगी। अलग अलग सब्सटेंस के लिए एंड पॉइंट एनर्जी अलग अलग हो सकती है। ठीक है। ए टिपिकल बीटा रे स्पेक्ट्रम इज शोन इन फिगर। ये जो फिगर 1 है इसमें एक बीटा रे स्पेक्ट्रम हमने दिखाया हुआ है। ये वाई एक्सिस पर है। कितने पार्टिकल्स यानी बीटा पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन्स एमिट हुए, कितनी एनर्जी के एमिट हुए किसी ये पर्टिकुलर सब्सटेंस के, और ये एंड पॉइंट एनर्जी है उसकी। तो ये एनर्जी अलग अलग सब्सटेंस के लिए, अलग अलग आइसोटोप के लिए अलग अलग हो सकती है। जो बीटा एमिटिंग आइसोटोप्स हैं उनके लिए ये एंड वैल्यू डिफरेंट हो सकती है फॉर डिफरेंट बीटा एमिटिंग आइसोटोप्स। ए टिपिकल बीटा रे स्पेक्ट्रम इज शोन इन फिगर 1। ये फिगर 1 है, फिगर 1। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम शोज दैट बीटा रेज हैव ए मैक्सिमम एनर्जी ई मैक्सिमम। इस मैक्सिमम एनर्जी को हम ई मैक्सिमम से भी डिनोट कर सकते हैं और ई जीरो से भी। का अलग अलग बुक्स में अलग अलग पैटर्न होता है डिनोट करने का। तो हम ई मैक्सिमम से भी डिनोट कर सकते हैं और ई जीरो से भी डिनोट कर सकते हैं। ये जो एनर्जी है मैक्सिमम एनर्जी, इसको ई मैक्सिमम से भी डिनोट कर सकते हैं और ई जीरो से भी डिनोट कर सकते हैं। बिलो विच यानी इसके कम, इसके पहले क्या है, एक ये देखो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आ रहा है, कहीं भी इसमें ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। इसकी वैल्यू कम और ज़्यादा हो रही है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। बिलो
ई मैक्सिमम। तो ए टिपिकल स्पेक्ट्रम इज shows that beta rays have a maximum energy E maximum below which there is a continuous spectrum। तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हो गया। ये लो एनर्जी पर ये स्पेक्ट्रम नहीं दिखाया गया है अप टू जीरो, ये एनर्जी जीरो है ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसकी वजह से ये लो एनर्जी पर ये मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, तो उसको इग्नोर कर दिया गया है। ठीक है, अब हम जो ये स्पेक्ट्रम है ये किसी एक पर्टिकुलर बीटा आइसोटोप के लिए ये बनाया गया है। अब इसको हम इस कर्व को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इसकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेक्ट्रम, यानी बीटा रे स्पेक्ट्रम। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम को, ये एंड पॉइंट एनर्जी है, यानी बीटा पार्टिकल की जो मैक्सिमम एनर्जी हो सकती है वो ये है ई मैक्सिमम, या इसको एंड पॉइंट एनर्जी बोलते हैं, या ई जीरो भी। कुछ बुक्स में ई मैक्सिमम की जगह ई जीरो दिखाया गया होगा। एक्स एक्सिस पर हमने लिया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स, और वाई एक्सिस पर लिया है हमने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स के, किस एनर्जी के बीटा पार्टिकल्स की संख्या कितनी होगी, ये संख्या है वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस कर्व में एक पीक आ रही है, यहाँ पर ये जो पीक है, यानी इसका मतलब है इस एनर्जी के जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी संख्या मैक्सिमम है, और मैक्सिमम एनर्जी के पार्टिकल्स की संख्या मिनिमम है। ठीक है, एक और चीज यहां देख सकते हैं आप, जो मैक्सिमम एनर्जी है और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिस एनर्जी के एमिट हो रहे हैं, ये लगभग, यहां पर एक मैं एक लाइन खींच देता हूं, देखिए यहां से जीरो से लेके ई मैक्सिमम के 3 टुकड़े किए हमने, 1, 2 और 3 लगभग। तो ये 1/3 एनर्जी जो मैक्सिमम एनर्जी है उसकी 1/3 एनर्जी के जो पार्टिकल्स हैं वो मैक्सिमम एमिट होते हैं। जो बीटा पार्टिकल जो एमिट होते हैं वो मैक्सिमम एनर्जी के 1/3 एनर्जी के जो एनर्जी है उस पर मैक्सिमम एल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। अब देखिए इसकी जो स्पेक्ट्रम है ये एक तो कंटिन्यूअस है, इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो कोई भी नहीं है, जीरो से लेकर और ई मैक्सिमम तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है बीटा पार्टिकल्स की। तो देखिए एक एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स अमंग वेरियस एनर्जीज इज कंटिन्यूअस, दैट इज स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस। तो जो हमारा ये स्पेक्ट्रम है ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, कहीं भी इसमें कोई ब्रेक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं, जितने भी बीटा एमिटिंग न्यूक्लियाई हैं जिनसे जो बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो एक उसका जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर वैल्यू के ही एमिट होते हो, ऐसा नहीं है। दूसरा पॉइंट है बीटा स्पेक्ट्रम हैज़ ए डेफिनिट मैक्सिमम हाइट एंड पोजिशन विच डिपेंड्स अपॉन बीटा एमिटिंग न्यूक्लियाई। मैंने बताया था ये एक हाइट है, स्पेक्ट्रम में एक हाइट आती है मैक्सिमम हाइट, और उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, किस एनर्जी पर वो हाइट आ रही है। तो ये किस एनर्जी पर कितनी हाइट मैक्सिमम हाइट आएगी ये भी डिपेंड करता है जो बीटा एमिटिंग न्यूक्लियाई है, यानी जो एलिमेंट है उस पर डिपेंड करेगा। एक तो एंड पॉइंट एनर्जी कहाँ आएगी, इधर यहाँ आएगी या यहाँ आएगी या आगे आएगी, ये डिपेंड करेगा। जो बीटा एमिटिंग न्यूक्लियाई है उस पर डिपेंड करेगा, और जो मैक्सिमम हाइट है स्पेक्ट्रम की वो किस एनर्जी पर आएगी ये भी बीटा एमिटिंग न्यूक्लियाई है उस पर डिपेंड करेगा। दो चीज़ हो गई। अब तीसरा पॉइंट, द स्पेक्ट्रम हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक एंड पॉइंट एनर्जी। ये जो एंड पॉइंट एनर्जी है
विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बीटा एमिटिंग न्यूक्लियाई। जैसे मैंने बताया, अलग अलग बीटा एमिटिंग न्यूक्लियाई के लिए जो न्यूक्लियाई बीटा एमिट करती है, बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं, तो अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए ये एंड पॉइंट एनर्जी अलग अलग होगी। किसी के लिए यहाँ हो सकती है, किसी के लिए यहाँ हो सकती है, ये वेरी करती रहेगी। किसी मतलब अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए एंड पॉइंट एनर्जी अलग अलग होगी। ये पॉइंट हो गया तीसरा। चौथा, द एंड पॉइंट एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन बीटा डिके। यानी बीटा डिके में क्या होता है? बीटा डिके में या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो बीटा एमिट करने के बाद एक डॉटर न्यूक्लियस में, एक दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। तो जो भी मास डिफरेंस है दोनों न्यूक्लियस के बीच में, उसके मास डिफरेंस के इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज होती है। तो उस सारी एनर्जी को अगर बीटा पार्टिकल ले जाए तो वो कहलाती है मैक्सिमम एनर्जी। ये मैक्सिमम एनर्जी या एंड पॉइंट एनर्जी। तो वही चीज़ लिखी है यहाँ पर, द एंड पॉइंट एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बीटा डिके। तो बीटा डिके में कितनी एनर्जी रिलीज होगी? पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस के मास डिफरेंस के बराबर जो एनर्जी है, मास डिफरेंस को एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो मैक्सिमम बीटा पार्टिकल की जो मैक्सिमम एनर्जी हो सकती है वो ये मास डिफरेंस के बराबर वो एनर्जी में कन्वर्ट कर दें हम, उसके बराबर हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो ये एंड पॉइंट एनर्जी उसके बराबर होती है। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट है, ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट्स ऑन लो एनर्जीज particles, low energy particles, the shape of curve at low energy is not known correctly। तो जैसा मैंने बताया, लो एनर्जी के पार्टिकल्स के लिए जो कर्व है ये ड्रॉ नहीं की गई है, क्योंकि जो मेरे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से इसमें अनसर्टेनिटी होती है, इसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, तो इसको हमने छोड़ दिया है यहाँ पर, इस कर्व को यहीं तक लिया है। ठीक है, ये पांचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट है, इन सम केसेस ऑफ बीटा डिके ए सिंगल कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज फाउंड। यानी कुछ केसेस में एक न्यूक्लियाई का केवल एक ही स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है। इस तरह का एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। while in some other cases two or more spectrum with different endpoint energies are emitted by same nuclei। यानी कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि सेम न्यूक्लियाई दो तीन तरह के स्पेक्ट्रम दिखाए। एक स्पेक्ट्रम ये है, उसके एंड पॉइंट एनर्जी ये है, दूसरा स्पेक्ट्रम यहाँ और बना दें, उसके एंड पॉइंट एनर्जी यहाँ हो जाएगी, तीसरा स्पेक्ट्रम यहाँ बना दें, उसके एंड पॉइंट। तो दो से ज़्यादा भी स्पेक्ट्रम हो सकते हैं एक सेम न्यूक्लियाई के विद डिफरेंट एंड पॉइंट एनर्जी, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम। हालांकि कम केसेस में होता है, बट ऐसा हो सकता है। वाइल इन अदर केसेस टू और मोर, यानी दो या दो से ज़्यादा भी स्पेक्ट्रम हो सकते हैं विद डिफरेंट एंड पॉइंट एनर्जीज आर एमिटेड बाय द सेम न्यूक्लियाई। एक ही एलिमेंट के न्यूक्लियाई द्वारा दो से ज़्यादा स्पेक्ट्रम भी बनाई जा उत्पन्न हो सकते हैं, और सभी की एनर्जी, जो जितने भी स्पेक्ट्रम होंगे सबकी एंड पॉइंट एनर्जी भी डिफरेंट हो सकती है। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम। तो जैसा मैंने बताया, ज़्यादातर केसेस में एक न्यूक्लियाई जो बीटा एमिटिंग न्यूक्लियाई है वो एक ही स्पेक्ट्रम देता है, उसकी एक ही एंड पॉइंट एनर्जी होगी। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा पॉसिबल है कि एक ही न्यूक्लियाई है, उससे जो बीटा रेज एमिट हो रही हैं वो डिफरेंट कर्व्स, एक कर्व ये हो गई, दूसरी कर्व कहीं और से स्टार्ट हो सकती है, उसकी एंड पॉइंट एनर्जी कहीं और हो सकती है, तीसरी कर्व
कहीं और से स्टार्ट हो सकती है, उसकी एंड पॉइंट एनर्जी कहीं और हो सकती है। तो इस तरह की कर्व भी हमें मिल सकती है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम। एक ही कर्व आ रही है तो सिंपल स्पेक्ट्रम हो गया, और एक से ज़्यादा कर्व, लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, एक से ज़्यादा कर्व है एक ही न्यूक्लियाई के, तो वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम। अब इस स्पेक्ट्रम में क्या क्या एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती है, कॉन्ट्राडिक्शंस आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।